चलिए, तो पुनः एक बार सभी को नमस्ते। और डे 2 सेशन 3 समाप्त। डे 2 के सेशन 4 में हम आगे। तो अभी तक हमने अस्तित्व में देखा, अस्तित्व सहज लक्ष्य है समाधान समृद्धि। अस्तित्व सहज, प्रत्येक अवस्था की प्रत्येक इकाई का स्वरूप यही है। जहाँ नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए श्रम है, उसके लिए वो लगी पड़ी है, उसकी वो शोधार्थी है। ठीक है, तो हमने मन, जो चैतन्य की क्रिया मन है उसको समझा, चैतन्य की क्रिया जो वृत्ति है उसको समझा। ठीक है, इसको समझना बड़ा आसान है। ये जो, क्योंकि हम स्वयं है ना, इसके लिए जो वस्तु है, अध्ययन की वस्तु तो हम स्वयं ही हैं। इसको हम देख सकते हैं, ये हमारे अंदर होता है, इसको हम देख सकते हैं, है ना। ये सारे कंपैरिजंस जो तुलन है, देखिए एक इसमें और बात जोड़ देती हूँ कि ये अद्भुत एक और चीज़ है कि एक्चुअली ये जो तुलन है ना, जब कंपैरिजन होता है तो हमको ज़्यादा पता चलता है। हमको एक्चुअली ये जो कंपैरिजन हो रहा था तब हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो विश्लेषण की प्रक्रिया है ना, ये स्वयं स्फूर्त है, स्वयं स्फूर्त, ऑटोमेटिक। एक बार कंपैरिजन हो गया उसके बाद ऑटोमेटिक एनालिसिस हो जाती है। इसी तरीके से जो मन था ना, मन में आस्वादन अपेक्षा है ना, कहाँ से आस्वादन मिलेगा वो सेटिंग, उसके अनुरूप चयन प्रक्रिया स्वयं स्फूर्त, उसको करना नहीं पड़ता, ये हो जाता है। आस्वादन हुआ, इसका प्रमाण है चयन, तुलन का प्रमाण विश्लेषण, ये मिलता ही है। एक दूसरी और ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए, मन वृत्ति के बाद हम अब चलते हैं चित्त की तरफ। अगली प्रक्रिया है, अगली क्रिया है चित्त। वृत्ति, देखो इसमें थोड़ा मुझे जोड़ के लिखना पड़ेगा, मन, वृत्ति और चित्त। चित्त में दो क्रियाएं होती हैं, एक को हम बोलते हैं चिंतन अथवा साक्षात्कार, और दूसरी को बोलते हैं चित्रण। अस्तित्व सहज डिज़ाइन है ये। मन में आस्वादन और चयन, वृत्ति में तुलन और विश्लेषण। हमारे पास शिक्षा पूर्वक इनपुट आया, दो प्रकार के इनपुट आए, या तो तुम शरीर हो और या तो तुम शरीर नहीं हो। दोनों में इनपुट जानते हैं क्या आया? शरीर। इसको मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा बंदर के बारे में मत सोचिएगा, मैंने सेंटेंस बोला बंदर के बारे में मत सोचिएगा, और काले बंदर के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिएगा। देखा क्या हुआ? तुरंत बंदर और काला बंदर देख गया। तो जैसे ही हमने कहा शरीर है, शरीर नहीं है, तो मूलतः हम शरीर मूलक हैं। चाहे शरीर को भोगने के लिए कहा, चाहे शरीर को छोड़ने के लिए, दोनों में स्वयं को शरीर ही देख लिया। यह ऑटोमेटिक डिज़ाइन है। हम क्या करें? हमने अगर आपसे कह दिया काली छोटी सी बिल्ली जो यहाँ घूम रही है उसके बारे में मत सोचिएगा, अब आपके दिमाग में वो आ गई। ये नहीं वाला कोई डिज़ाइन है नहीं। ठीक है, तो मूलतः जो दृष्टि है वो क्या हो जाता है? शरीर मूलक। तो आस्वादन है ना, यहाँ पर क्या अपेक्षा? या तो भोग के सुखी होना या तो त्याग के सुखी होना। यदि ये इनपुट आ गया तो तुलन में देखो देखो देखो, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, तो प्रिय, हित, लाभ। ठीक है, तो अगर भोगने का इनपुट आ गया, अच्छा इसको तो अभी समझा दिया तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर, न्याय, धर्म और सत्य। तो अगर भोगने का इनपुट आया तो प्रिय क्या है उसको भोग लिया जाए, इसके लिए विश्लेषण किया, इसके लिए चयन किया।
और अगर त्यागने का इनपुट आ गया तो प्रिय क्या है ये पता लगाया, उसको त्यागने के लिए विश्लेषण किया, उसके लिए चयन किया। दोनों बार आपके तुलन में प्रिय दृष्टि ही एक्टिव हुई। जिसको कद्दू बहुत पसंद है कद्दू छोड़ देता है। हमारी पता नहीं, हमारी दादियाँ नानियाँ ऐसे बहुत करती थी, उनको जो परम प्रिय वस्तु है उसको छोड़ दिया। जहाँ तृप्ति गांव में पहुंचना था उधर नहीं पहुंची है लेकिन गाड़ी। तो दोनों बार आपकी दृष्टि कौन सी एक्टिव हुई है ना? तो दोनों बार आप देखोगे कि शरीर मूलक दृष्टि ही हमारी एक्टिव होती है। इसी प्रकार से शरीर मूलक इनपुट आया, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है वो करा, अधिक से अधिक किया। और कुछ लोग कहते हैं भैया शरीर जब जाना होगा जाएगा, अपने आप छोड़ दो इसको भगवान के ऊपर, कुछ कुछ ऐसा बोल करके शरीर के प्रति पूरी तरीके से, शरीर के प्रति अनासक्ति बोलते हैं, या शरीर के प्रति, एक्चुअली शरीर के प्रति वो होता है, क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस, इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। क्या बोलते हैं हिंदी में शरीर को इग्नोर करना? मतलब उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देना। हाँ, मतलब नहीं, एक शब्द होता है ना? हाँ, शरीर को इग्नोर करना है ना, शरीर की तरफ जरा भी भाव नहीं देना। हाँ, त्याग तो है वो शब्द, एक और शब्द है, मैं ढूंढ रही हूँ, आएगा तो बताती हूँ। तो पुनः या तो हित की दृष्टि से, दृष्टि तो हित की ही आई है ना, इसी तरीके से भोगने के लिए सोचा तो या तो लाभ शोषण कर लिया जाए और या तो बिल्कुल ही सब कुछ दान दे दिया जाए। पुनः दृष्टि तो यही वाली चालू हुई। तो लोगों ने पाया कि कुल मिलाकर के सारी माया यहीं पर है, सारी माया यहीं पर पाई। हाँ, हाँ, કહું છું, વાંધો નથી ને? હા હા કહીએ. મને થોડું એવું લાગે છે કે ક્લિયર થવું જરૂરી છે. હા, એટલે એમણે એવું કહ્યું કે જે અત્યારે ચર્ચા થાય છે, સવારે શું થઈ એ મને નથી ખબર, પણ અત્યારે જે થાય છે ને સવારે એમને જે સાંભળેલું, તો કે એ વ્યવહારમાં જે આપણે આમ રોજિંદી ક્રિયા, પછી આજુબાજુ સમાજ કહીએ, એમાં કે આ બધું કઈ રીતે ઉપયોગી થાય. હા, તો એ પ્રશ્ન પણ એમનો વ્યવસ્થિત છે કે એમને સમજાવવું જોઈએ. તો મેં મારી રીતે મને જે રીતે સમજાય કહ્યું, પણ મને સમજા છે પણ હું વ્યક્ત ના કરી શકી. તો તમે થોડું ગોવિંદભાઈ તમને આવું જોઈએ, મને સમજાવવું જોઈએ, તમને આવું જોઈએ, राइट? तो आप आइए, हम इसको आपको अध्ययन कराएंगे कि इसको कैसे हम व्यवहार में कैसे लेकर के आएंगे। इसी के लिए तो अध्ययन, इसीलिए के तो 15 पुस्तकें, मैं अभी आपको पुस्तकों के भी नाम बताती हूँ, आप सुन के आपको लगेगा क्या बात है। मतलब एक दिन की बात नहीं, वो कह रहे हैं पूरे पुस्तक का 6 महीने हमारे साथ लगाइए ना, लगाइए। हम आपसे कह तो रहे हैं पूरी चीज़ को विधिवत खोलेंगे, विधिवत क्रमवत। आप मन लगाने को तैयार हैं? इतना ही तो आपसे आग्रह है। आप तैयार हैं तो हम तैयार हैं, हमारे और भाई बहन तैयार हैं, ठीक है? यस, इसके बारे में और डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ, जैसे अभी वो भाई आए थे ना कल, अंकित भाई, वो आत्मीय यूनिवर्सिटी राजकोट से अभी शिविर करके आ रहे, पूरी यूनिवर्सिटी में इस चीज़ को हर एक बच्चे तक पहुँचाने का कार्यक्रम, और बहुत सारा काम हो रहा है इसको लेकर के। हाँ, तो काफ़ी काम हो रहा है, कैसे करना ये हम आपसे बिल्कुल चर्चा करेंगे, ठीक है? पहली चीज़ तो लेकिन यही कि मन को लगाइए, इस बात को पूरा सुनिए अंत से अंत तक, ठीक है? तो चलो देखो, तो क्या हुआ, क्या पाया हमने? ये जो वृत्ति है जहाँ पर विचार की क्रिया होती है, यहाँ पर आशा, यहाँ पर विचार और यहाँ पर इच्छा। तो यहाँ पर जानते हैं क्या किया कि इसको बंद कर दो। जब त्यागने वाली विधि से गए ना, तो हमने कहा ये प्रिय हित लाभ हमारे उसमें आए ही ना, ख़त्म करो इसको। इसको ख़त्म करने का नाम है आशा विचार इच्छा को चुप करा देना, सुख दुख से परे हो जाना। तो मतलब ये जो वृत्ति में प्रिय हित लाभ दृष्टियों का एक प्रयोजन है, ये किस अर्थ में है?
शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में, शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में, और ये किस लिए है? मन स्वस्थता के अर्थ में। तो जब हम प्रयोजन को पकड़ नहीं पाते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। इस तुलन की जो दृष्टियाँ है ना, इस विचार को चुप करा देना, विचार क्रिया समाप्त हो जाए, आशा विचार इच्छा चुप हो जाए, इसी को कह रहे हैं सुख दुख से परे जाना। ठीक है, खैर, तो अस्तित्व सहज विधि से ये डिज़ाइन नहीं है। अस्तित्व सहज विधि से डिज़ाइन ये है, मन में यहाँ पर जिज्ञासा, जिज्ञासा के लिए अध्ययन, अध्ययन के फलस्वरूप समझ में आया शरीर प्लस चैतन्य, चैतन्य का समाधानित होना शेष है, या उसकी आवश्यकता है। शेष है शब्द ठीक नहीं, आवश्यकता है। आवश्यकता बनी ही रहेगी, पूरी मानव परंपरा जब तक रहेगी, जब तक क्या, और वो तो सदा सर्वदा रहेगी, तब तक हर बालक जिज्ञासु होता ही रहेगा। तो है ना, यहाँ पर जो निरंतर सुख की अपेक्षा है वो किससे पूरी होती है? समाधान से। समाधान कहाँ आता है? समाधान आता है, इसको यहाँ पे लिखें, मैं यहाँ पर लिखूँ, विचार में सर्वतोमुखी समाधान, सर्वतोमुखी समाधान। ये कहाँ से मिलता है? ये आता है गुरु से। तो गुरु शिष्य, ये उसके चैतन्य पक्ष के अंदर एक्चुअली घटता है। तो जब सर्वतोमुखी समाधान विश्लेषित होता है तो यहाँ पर सुख महसूस करता है मन, ये तृप्ति है। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब ऐसा विचार जिससे पुनः कोई समस्या उत्पन्न ना हो, सर्वतोमुखी समाधान। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी बात को और आगे रखूं, चित्त की क्रिया को देखते हैं। तो देखो, यदि स्वयं को शरीर माना तो आस्वादन जो है शरीर मूलक विधि से या रुचि मूलक आस्वादन के अर्थ में एक्टिव हो जाता है, उसी हिसाब से चयन होता है, उसी हिसाब से विश्लेषण, और तुलन में केवल क्या है, ये 6 की जगह आधी दृष्टियाँ, तो कुल मिलाकर के कितना तुलन? आधा तुलन होता है यदि शरीर मूलक है तो। यदि लेकिन लक्ष्य मूलक चले तो ये सारी दृष्टियाँ एक्टिव हो जाती हैं अपने आप। ठीक है, और इस विधि से क्या होता है, यदि शरीर मूलक चले तो हमारे अंदर एक और क्रिया जो चित्त है, चित्त में चित्रण क्रिया सक्रिय रहती है, सक्रिय रहती है। और साक्षात्कार, साक्षात्कार जो है वो इन चीज़ों का होता है, उसको भी बताती हूँ। देखिए और थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि शरीर माना स्वयं को तो आस्वादन मतलब शरीर मूलक विधि से सुख पाने की अपेक्षा लगाई, है ना, उसके अर्थ में तुलन शुरू हुआ। तो तुलन कैसा हुआ? आधा तुलन। और शरीर मूलक जितनी भी वस्तुएं हैं, शरीर मूलक मतलब भौतिक जितनी भी वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुओं की कामना होगी क्योंकि भोग के सुखी होना है, तो भौतिक जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी आपके कल्पना में चित्रण के स्थान पर आ जाती हैं। आप उन सभी चीज़ों का चित्रण कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सुविधाओं का चित्रण कर सकते हैं आप। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा जो चित्त के बाद बुद्धि और बुद्धि के बाद आत्मा, तो हमारे चैतन्य का जो पक्ष है वो इतना आस्वादन, चयन, आधा तुलन, विश्लेषण और चित्रण, केवल इतना भाग सक्रिय रहता है। इसको बोलते हैं 4.5 क्रिया में जीना। 4.5 क्रिया में जीना बराबर
इसी को हमने अभी नाम दिए थे ना यहाँ पर, भ्रमित मानव, इसी को नाम दिया था अमानव, इसी को नाम दिया था पशु या राक्षस मानव। शरीर मूलक जीते रहते हैं, तृप्ति होती नहीं है, अतृप्त होकर के भय में प्राण त्याग देते हैं। खत्म कहानी। ठीक है, हाँ। तीन हमने क्या शॉर्ट टाइम में किया तो 3 दिन नहीं, अगर और जिज्ञासा होगी तो इसको और करेंगे, है ना। हम तो तैयार ही हैं। 5 दिन का करें, 7 दिन का करें, इसके आगे क्रमशः करें, इसके आगे भी कर सकते हैं। तो देखिए, जिज्ञासा है, समाधान गुरु से वहाँ से मिलना शुरू हुआ, तो गुरु ने विचार में क्या दिया? सर्वतोमुखी समाधान। चुप करना नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो अपने आप चित्रण के साथ स्वभाव धर्म, है ना, इनका भी, ये भी हमको समझ में आते हैं, अथवा इसको ऐसे कहते हैं मूल्यों का साक्षात्कार होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये जो रूप गुण अभी तक हमने जितना अध्ययन किया है, जितना शोध किया है, रूप और गुण, केवल इसको मानव जाति ने पहचाना है। किसी भी चीज़ का क्या प्रभाव है उसको पहचाना है, वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है इतना पहचाना है। इसके आगे मानव जाति ने पहचाना नहीं है। स्वभाव धर्म को पहचानना शेष है। अभी हम इसके आगे यही बात करने वाले हैं, स्वभाव धर्म वस्तु रूप में क्या चीज़ है। और कह रहे हैं मूल्यों का साक्षात्कार होता है। जैसे कुछ चीज़ें समझ में आती हैं इस क्रिया से, जैसे कृतज्ञता क्या होती है, श्रद्धा क्या होती है, गौरव क्या होता है, प्रेम क्या होता है, विश्वास क्या होता है। ये समझने वाली जो क्रिया है उसको हम कह रहे हैं चिंतन या साक्षात्कार क्रिया। स्वभाव और धर्म प्रत्येक अवस्था में स्थिर सत्य है, स्थिर सत्य है। तो अस्तित्व में जो स्थिर है, स्थिरता का अध्ययन यहाँ से शुरू होता है। रूप और गुण क्या है? परिवर्तनशील। शरीर भी परिवर्तनशील था, शरीर परिवर्तनशील, तो उससे जितने भी इनपुट आए वो सभी परिवर्तनशील, और हम हमेशा परिवर्तनशील वस्तुओं का अध्ययन करते रहे आज तक। और फिर हमको क्या लग गया? हमको ऐसा लग गया कि संसार क्या है? नश्वर है। असल में हमने अमरता की वस्तुओं का अध्ययन किया नहीं, आवर्तनशीलता का अध्ययन किया नहीं। ठीक है, तो पहली बार जब हमारे विचार में गुरु के माध्यम से, समाधानित गुरु के माध्यम से, समाधानित गुरु हमारे विचार में जिज्ञासा के अनुरूप, जो हमने प्रश्न है, न्याय की याचना है, क्या वस्तु है, इसको समझने के लिए जब हमने प्रश्न किया तो सर्वतोमुखी समाधान हमारे विचार में आना शुरू हुआ। अपने आप क्या शुरू होता है? अपने आप स्वभाव धर्म, इसका सभी चारों अवस्थाओं के स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होता है। ये चीज़ें क्या है? सार्वभौमिक सत्य। ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य। और ये सार्वभौमिक सत्य बुद्धि को क्या होते हैं? स्वीकार होते हैं। तो जैसे ही न्याय धर्म सत्य सम्मत तुलन शुरू हुआ, जागृति शुरू हुई, जागृति शुरू हुई, आँख खुली, आँख खुली कि मानव जाति एक, यहाँ से आँख खुलनी शुरू होती है। और किसी की आँख ठीक ठाक हो, उसको ज़बरदस्ती बंद करा दिया जाए, इसी का नाम कुंठा है। जिज्ञासा को कुंठित करना, जो हम बात पहले कर रहे थे। तो न्याय धर्म सत्य सम्मत दृष्टि का खुलना ही मन स्वस्थता है। जागृति की यहाँ से शुरुआत है।
और जैसे ही ये दृष्टि खुलती है तो इससे स्थिर जो सत्य हैं, सार्वभौमिक जो सत्य हैं, वो हमको दिखाई पड़ने शुरू होते हैं। इसको हम कहते हैं साक्षात्कार क्रिया। यह है साक्षात्कार। अस्तित्व पहली बार जैसा है वैसा दिखना शुरू होता है, यथार्थ के दर्शन होने शुरू होते हैं, जिसमें जैसा अर्थ है अर्थात जिसका जो प्रयोजन है वो प्रयोजन हमको स्पष्ट होना शुरू होता है। यहाँ पर रूप गुण स्वभाव धर्म की स्लाइड लगाई ब्लू वाली, ठीक है। और उसको बुद्धि स्वीकार करती है। जब बुद्धि स्वीकार करती है तो बुद्धि, इसको कहते हैं ना उत्सवित होती है। यहाँ पर उत्सव शुरू होता है। इसको कहते हैं बोध होना। बुद्धि में बोध क्रिया है और उसके बाद आत्मा में अनुभव क्रिया है कि अस्तित्व जैसा है वैसा मैंने देख लिया। और जब ये होता है तो उसी क्षण जो अध्येता है, जो जिज्ञासु है, उसको ये लगता है कि मेरी शिक्षा पूरी हुई। उसको ये लगता है, उसके अंदर से भीतर से आता है कि अब मेरी शिक्षा पूरी हुई। और जैसे ही शिक्षा पूरी हुई मतलब उसको जो उसका लक्ष्य था वो पूरा हुआ। उसने अस्तित्व को जैसा समझना था उसको वैसा समझा। समझने के फलस्वरूप प्रमाणित करना शुरू करता है। तो सबसे पहले प्रामाणिकता, जो उसका सुख है वो निरंतर हो गया, क्योंकि उसने अस्तित्व में केवल समाधान को देखा। अस्तित्व समाधान स्वरूप है, उसने उसको देख लिया, समझ लिया। और समझ लिया तो समझ करके करना आदमी की नियति है। जैसा समझता है वैसा करता है। तो उसका सुख पहली बार प्रमाणिक हुआ और उसके लिए, है ना, वो संकल्प करता है। बुद्धि में प्रमाणित करने के लिए संकल्प होता है कि मुझे ऐसा जीना है। और फिर उसके लिए वो कार्य योजना बनाता है। वैसा जीने के लिए विश्लेषण करता है और वैसे ही फिर वो चयन करता है। हमेशा लक्ष्य मूलक चयन होते रहते हैं। ठीक है, इसको और विस्तार से आपको 2-3 बार सुनना पड़ेगा, लेकिन ये कुल मिलाकर के चैतन्य पक्ष है हमारा। इसको मैं इस जगह पे पुनः केंद्रित करती हूँ। यहाँ पर हम काफ़ी सारा ध्यान दिला चुके हैं। कुछ बिंदुओं पर और चलते हैं। थोड़ा जनक आगे पीछे की स्लाइड लगाइए, देखें क्या लिखा है वहाँ पर। नहीं, अच्छा ये अपने वो स्लाइड शो में नहीं है। स्लाइड शो में ना पदार्थावस्था प्राणावस्था वाला है, स्लाइड शो लगाओ। स्लाइड शो ओपन है तुम्हारा? हाँ हाँ, इसको ऊपर से लगाइए, जाते जाइए। हाँ, थोड़ा और नीचे जाएं। और तो चित्त में हम कह रहे हैं चित्रण जो है, चित्रण होता है रूप और गुणों का। प्रत्येक अवस्था की प्रत्येक इकाई के रूप और गुण का चित्रण होता है। और जो साक्षात्कार है वो स्वभाव और धर्म का होता है। तो मैं एक एक करके आपको ये वस्तु क्या है इसको समझाती हूँ, क्या मतलब है इन चीज़ों का, है ना। तो सबसे पहले धर्म शब्द को समझा जाए। अभी जब हम धर्म को समझते हैं तो क्या समझते हैं? किसी के धर्म को पहचानना हो तो कैसे पहचानते हैं? देखिए, सामान्य परिभाषा है धार्यते इति धर्मः। जिसको धारण किया जाए या जो धारण किया जाता है वो धर्म है, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर जो धर्म शब्द का इस्तेमाल हो रहा है दक्षाबेन, इसका एक अलग मीनिंग है। क्या मीनिंग है? मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद कहता है जिससे जिसका विलगीकरण संभव नहीं है, जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो वही उसका धर्म है। सामान्य भाषा में धर्म मतलब किसी प्रकार के कर्मकांड,
आप क्या करते हो, कैसे रहते हो, है ना, कौन सी दिनचर्या फॉलो करते हो, किस रंग के कपड़े पहनते हो, ये सब को धर्म बोलते हैं। शब्द यहाँ पर वही है लेकिन इसका मीनिंग अलग है। हाँ मैम, बिल्कुल। तो विलगीकरण का मतलब है अलग करना, अलग करना, जिससे जिसको अलग ना किया जा सकता हो वही उसका धर्म है। ये नागराज जी कह रहे हैं जिसको जिससे अलग नहीं किया जा सकता। तो यदि चारों अवस्थाओं को देखें तो जो पदार्थ अवस्था है उससे आप उसके होने को अलग नहीं कर सकते। पदार्थ अवस्था है और है। आप कूटो पीसो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आप उसको कितना भी नष्ट करिए, वो अंतिम ह्रास की स्थिति तक जा कर के भी अंशों के रूप में बनी ही रहेगी। और अंशों में प्रवृत्ति है गठन की, तो ह्रास की परम स्थिति में भी वो किसी हाइड्रोजन आदि के मॉलिक्यूल के रूप में बने रहेंगे। तो आप वस्तु है जो है ना, जो भी दिखती हुई वस्तुएं हैं उनसे उनका होना छीन नहीं सकते, छीन सकते हैं। और अंशों में व्यवस्थित होने का धर्म है। तो वह मतलब व्यवस्था, व्यवस्था में है। कौन सी व्यवस्था में है? परमाणु व्यवस्था में है। कोई भी अंश जो लोग साइंस को जानते हैं ऐसे ही नहीं मिलता, सारे अंश परमाणु व्यवस्था में ही मिलते हैं। यह है अस्तित्व धर्म पदार्थावस्था का। कुछ भी कीजिए अंश को आप नष्ट नहीं कर सकते। तो पदार्थावस्था का धर्म है अस्तित्व। ये अध्ययन की वस्तु ये आई। उसके बाद कह रहे हैं प्राणावस्था। प्राणावस्था का धर्म है एक तो अस्तित्व और अस्तित्व सहित पुष्टि। पुष्टि का मतलब होता है पोषण क्रिया। जरा इसको आगे बढ़ाइए, मैं यहाँ से समझाती हूँ आपको। तो जो ये इतनी अद्भुत चीज़ है, देखिए प्राणावस्था, इसके आगे जो आई, आपने पूरे कल के वीडियो सुन लिए है ना, तो मैं वहाँ से बात करती हूँ, आज सुबह के नहीं सुने सिर्फ ना। तो जो प्राणावस्था है, पदार्थ अवस्था जब पूरी तरीके से समृद्ध हो गई, उसके फलस्वरूप प्राणावस्था प्रकट हुई। प्राणावस्था में हमने देखा इसकी जो जड़ें हैं इसमें चयन क्रिया होती है। चुन करके, कल मैंने उदाहरण दिया था, पालक है, चुन करके आयरन जो है थोड़ी अधिक मात्रा में इसके पत्तों में पहुंच जाता है, तो इसमें चुनने की क्रिया होती है। पुष्टि मतलब पोषण। बीज होता है इतना बड़ा और पालक होती है इतनी बड़ी, तो ये छोटे से बड़ा होने की क्रिया यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लॉन्गर चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स बनने की क्रिया है। बच्चा जरा सा होता है, भ्रूण तो बहुत ही छोटा होता है, चावल के बीज जितना भ्रूण होता है 1 महीने बाद, चावल के बीज जितना, और हमारी हाइट 5.5 फुट। ये कैसे हुआ है? तो अस्तित्व सहित पुष्टि, बीज में ये चीज़ है पुष्टि होने की। लॉन्गर मॉलिक्यूल्स, ये चेन अपने आप बड़ी होती चली जाती है। जितना इसमें से छरता है उससे अधिक ये बढ़ता है, तभी तो इसमें पुष्टि की क्रिया है। तो पुष्टि के बाद ये बना रहने की भी एक बात है। तो अस्तित्व प्लस पुष्टि। पुष्टि होती कैसे है? तो आवश्यक पोषक तत्वों का चयन, इस विधि से ये होता है। यदि पुष्टि ना हो तो इसको बोलते हैं ये पत्ते खर गए, वो पुनः पदार्थावस्था हो जाती है, खाद हो जाते हैं, वो मिट्टी हो जाते हैं, वो पत्ते होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जैसे ही पुष्टि समाप्त हुई पुनः वो मिट्टी खाद हो गई, पुनः पदार्थावस्था हो गई। ये जो रचना हुई थी ये विरचित होके पिछली अवस्था में चली जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी का पोषण करती है। इस पूरकता को तो हमने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से, ठीक है। तो आप प्राणावस्था से, कोशिकाओं से पुष्टि की क्रिया छीन नहीं सकते। प्राणावस्था से पुष्टि की क्रिया छीन नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। अलग किया तो तुरंत पदार्थावस्था, ठीक। ये है प्राणावस्था का धर्म। तो प्राणावस्था का धर्म हुआ अस्तित्व सहित पुष्टि।
अगली अवस्था है जीवावस्था। तो उसमें अस्तित्व सहित पुष्टि प्लस एक और चीज़ है, जीने की आशा। आप जीव जानवरों से उनकी जीने की आशा छीन नहीं सकते। उनका खाना पीना, दौड़ना भागना, कूदना उछलना, डरना डराना, ये सब जीने की आशा के साथ है। जीना चाहते हैं। मच्छर भी होगा ना, आप उसको ऐसे करोगे तो भागेगा, आपके हाथ से पहले भाग जाएगा। जीवावस्था का धर्म अस्तित्व प्लस पुष्टि, क्योंकि ये इसके साथ समाया हुआ है, ये भी कोशिकाओं से बना हुआ है, इसमें पुष्टि की क्रिया हो रही है। हर अगली अवस्था में पिछली अवस्था के गुण समाये रहते हैं। प्लस जीने की आशा। जीने की आशा दिखती कैसे है अस्तित्व में? मूवमेंट फॉर सर्वाइवल। ये एक चित्र बनाए, चित्र दिख रहा है आपको? इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है? एक शायद बगुला है जो अंदर से मछली को लेके भाग जाता है। कुछ मछलियाँ अंदर चली जाती होंगी, उसमें से किसी एक को पा जाता है। मूवमेंट फॉर सर्वाइवल, वो अपने आहार के लिए इसको ले रहा है और बाकी मछलियाँ जो हैं अपने सर्वाइवल के लिए अंदर जा रही हैं। इस प्रकार का क्रिया अस्तित्व में दिखने को मिलता है। कल्पना करके देखिए, क्या जीने की आशा किसी पशु से छीन सकते हैं? और एक चीज़ दिखाई पड़ती है ज्ञानावस्था की इकाई में। ज्ञानावस्था की इकाई में अस्तित्व, अस्तित्व सहित पुष्टि, अस्तित्व सहित पुष्टि प्लस जीने की आशा। और कैसे जीने की आशा? निरंतर सुखपूर्वक सुरक्षित रहने की आशा। निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा। आदमी को जीना, केवल जीता रहे, शरीर बना रहे, इतना उसको स्वीकार नहीं होता। लोग कहते हैं भैया अगर ऐसी ज़िंदगी है तो इससे भली मौत। उसको आप चारों विषय, पांचों संवेदनाओं को तृप्त करते रहिए, फिर भी वो तृप्त नहीं है। उसके लिए संबंधों में जीना महत्वपूर्ण है, जागृति महत्वपूर्ण है, उसकी जिज्ञासा समाधान तक पहुँचे महत्वपूर्ण है। घुटन पूर्वक संबंधों में घुटन हो, कलह क्लेश के साथ आदमी जी नहीं सकता। देखिए कितने सुसाइडल रेट को ज़रा देखिए, उसमें से कितने सुसाइड होते हैं कि उसको खाना नहीं मिल रहा है इसलिए। और हम कहते हैं आदमी की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है। सोच के देखिए पुनः, आदमी की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है कि समाधान है? सही समझ है? आदमी की मूलभूत आवश्यकता सही समझ है, पूरी और सही समझ। यथार्थ मानव की मूलभूत आवश्यकता है, समाधान मानव की मूलभूत आवश्यकता है। संबंधों में जीना, संबंधों में जी करके अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को प्रमाणित करना मानव की मूलभूत आवश्यकता है, अन्यथा उसमें अतृप्ति बनी रहती है और ये अतृप्ति ही पीड़ा का स्वरूप लेती है। और इस प्रकार मानव शोध करता रहता है, खोजता रहता है, कहीं से समाधान मिले। सुनता है, मन को लगाता है जहाँ से उसको समाधान मिलता है। यह आदमी है, ठीक है। तो ज्ञानावस्था का धर्म अस्तित्व प्लस पुष्टि प्लस जीने की आशा प्लस सुख। जो कुछ है उसको आग लगा के सुनता है क्योंकि उसको तृप्ति चाहिए, और यदि उसको तृप्ति नहीं तो पूरे संसार में आग लगा देगा। ये भी आदमी की ताकत है। यदि समाधान ना हो तो क्या न क्या बना लेगा भाई। बना ही लिया ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो धरती के गर्भ में है उसका एक प्रयोजन है, अभी आपको पढ़ाएंगे स्वभाव में जब आएंगे तब। उसका प्रयोजन था उसको वहाँ से उठा के उससे बम बना लिया और कह रहे हैं अब धरती को इससे नष्ट करेंगे। कितने बार? 100 से अधिक बार। अरे भैया एक बार नष्ट होने के बाद धरती तुम्हारे दोबारा नष्ट करने के लिए बची रहेगी। कॉमन सेंस, एक ही पर्याप्त है ना। तो इस तरीके की बात करता है ना। तो ज्ञानावस्था का धर्म है अस्तित्व प्लस पुष्टि प्लस जीने की आशा प्लस सुख। सुख कैसा? निरंतर सुख।
आदमी सुख धर्मी, और सुख का मतलब मैंने यहाँ पर बताया, जब विचार में सर्वतोमुखी समाधान आता है उसको हम सुख कह रहे हैं, मज़े को सुख नहीं कह रहे हैं। मज़ा जो है वो क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख आदमी में बहुत पीड़ा पैदा करता है, बहुत क्षुब्धता ले आता है, बहुत क्षोभ आ जाता है, उसके कारण से आदमी आसक्ति में पड़ जाता है, एक विशियस साइकिल जैसा वो हो जाता है, डिसऑर्डर है एक्चुअली वो। क्षणिक सुख के चक्कर में अगर हम पड़े ना तो एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कह रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ा जाता है। ऐसी स्थितियाँ हैं। ठीक है, बात पकड़ में आ रही है? तो ये क्या देखा जब हमने अस्तित्व को, ये देखा अस्तित्व में चारों अवस्थाओं को देखा, चारों अवस्थाओं के धर्म को देखा, तो क्या दिखाई पड़ा कि अरे ये तो कैसा है, स्थिर है, स्थिर है। और जानते हैं क्या दिखाई पड़ता है? ये जो अवस्था है इसका जो धर्म है, ये धर्म ही क्या है? स्वयं में व्यवस्था का स्वरूप, स्वयं में व्यवस्था का स्वरूप। ज्ञानावस्था की इकाई समाधानित होकर, इसको हम यहाँ पे लिख दें, समाधान से सुख है ना, इतना हमने कर लिया। तो समाधानित होती है, अस्तित्व को सही सही यथार्थ अध्ययन करती है, तो निरंतर सुखपूर्वक जीना बनता है। इसको कह रहे हैं स्वयं में व्यवस्था। यहाँ पर जीने की आशा इसकी बनी रहे, इसका पूरा जो इसका हैबिटेट है, रहने की जो जगह है वो बनी रहे, इसके लिए भोजन बना रहा है, ये फलती फूलती रहेगी, स्वयं में व्यवस्था बनी रहेगी। और साथ में क्या करेगी? बड़ी व्यवस्था में भागीदारी भी करेगी। स्वयं में व्यवस्था का स्वरूप है धर्म, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है स्वभाव। समग्र व्यवस्था में भागीदारी। ठीक है, स्वयं में व्यवस्था के स्वरूप को ही मैंने क्या बताया आपको? उपयोगिता। इसको क्या कह रहे हैं? पूरकता। स्वयं में व्यवस्था होना ही क्या है? निश्चित आचरण। निश्चित आचरण। बढ़िया। तो ये धर्म स्थिर है, पहला अध्ययन की वस्तु। एक स्वभाव धर्म वाली स्लाइड लगाई ब्लू कलर में जो है, बस, बहुत बढ़िया है ना। तो पदार्थावस्था को देखते हैं, ये किस प्रकार समग्र व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित करती है। देखिए, ये अद्भुत है, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। जब मुझे ये चीज़ समझ में आई थी ना, तो जिसको कहते हैं मेरा दिल एकदम बल्लियों उछल गया था। संगठन विघटन, ये मैंने पहले दिन से शुरू किया था आपको समझाना, और कहा था कल आपको अच्छे से खोलूँगी, समझाऊँगी। मेरा फेवरेट टॉपिक। इस अस्तित्व में होने वाला पदार्थावस्था जब संगठित हो रहा है, अथवा जब अस्तित्व सहज विधि से विघटित हो रहा है, तो वो व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। किंतु यदि यहाँ पर कोई छेड़खानी मानव के द्वारा होती है, तो यहाँ पर गड़बड़ पैदा होती है। उसको हम अभी चर्चा करते हैं। पहले अस्तित्व को देखिए, अध्ययन हमको अस्तित्व का करना है, क्योंकि तो अस्तित्व में संगठन को देखा मैंने आपको कहानी। अब केवल आपको सिर्फ तार सारे जोड़ने हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हुआ? संगठन, संगठन हुआ। और पानी क्या है? पानी के कारण ही अग्रिम सारी अवस्था है। और पानी की भागीदारी आज दोपहर में आपको दिखाई, ये पानी की भागीदारी है। तो समस्त संगठन, और इसी प्रकार जब भी विघटन होता है, कुछ चीज़ें थोड़ा जोड़ती हूँ आपको और इंटरेस्टिंग लगेंगी चीज़ें। जैसे पहाड़ रहता है ना, प्रकृति का स्वरूप देखिए। पहाड़ों पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, ये आपको पता है कि नहीं पता है?
सबसे ज़्यादा पेड़ समतल से भी ज़्यादा पेड़ पहाड़ों पर होते हैं अस्तित्व सहज विधि से। ऐसा कैसे होता है? इसलिए होता है भैया, ये जो इसकी जड़ें होती हैं ना, ये जड़ें, यहाँ से वीक एसिड इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बट थोड़ा कभी कभी साइंस मेरा आ ही जाता है, स्टूडेंट रहे तो अभी आएगा ही आएगा। वीक एसिड है ना, वो एसिड छोड़ती रहती हैं उसकी जड़ें। भाई हमने ये ऐसा इसलिए स्टडी हो गया क्योंकि मेरे को यही नहीं समझ में आया, अपन मिट्टी में पेड़ मर जाता है हमारा, और अस्तित्व में हम देख रहे हैं पहाड़ों पे पेड़ कैसे उगे हुए हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, तो ऐसे समझ में आई। तो क्या हुआ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड धीरे धीरे छोड़ती है ना, तो इसके कारण ये पत्थर जो है ना गलने लग जाता है, और मिनरल्स के फॉर्म में ये जो जड़ें हैं ये धीरे धीरे अभी हमने दिखाया ना, चयन क्रिया उसमें होती, पोषक तत्वों को ऊपर लेके आती है। ये जड़ें ऊपर लेके आई और यहाँ पर मान लीजिए कोई पत्ती है, वहाँ पे उसको ले आई। अस्तित्व में ये एक स्वरूप है, माइनिंग का स्वरूप। अस्तित्व में भी खनन है। तो अस्तित्व सहज विधि से जिस वस्तु की यहाँ आवश्यकता थी वो पत्ती में पहुँच गई, और पत्ती एक समय के बाद क्या है, पत्ती झड़ गई और खाद का स्वरूप हो गई। पानी बरसा, ये विघटित होकर के कुछ तत्वों में आ गई वापस, और ये यहाँ से चली और ये नदी में ये मिनरल आ गया। पानी जोर का बरसा, थोड़ी बाढ़ आ गई, जहाँ खेत थे ये मिनरल्स आपके खेत में पहुँच गए, और मिट्टी आपकी रिप्लेनिश हो गई। रिप्लेनिश मतलब क्या होता है? पुनर्जीवित हो गई। रिप्लेनिश जो भी कमी रहती है उसको पूरा करना, उसको कहते हैं रिप्लेनिश करना। ठीक है, उपजाऊ हो गई। ठीक है, तो और यहाँ से जो भारी तत्व थे, ये कल आपको बताया था, भारी तत्वों को ले गई यहाँ पर बीच में, और प्रवाह से ये कहाँ पहुँच गए? समुद्र में। तो अस्तित्व में संगठन और विघटन क्रिया पदार्थावस्था में जारी है। किस अर्थ में? मज़ा आया दक्षाबेन को, है ना? किस अर्थ में? समग्र व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में। कल सुशील बेटा जी आए थे, है ना? और भाई पढ़ाई तो हमने भी करी है, लेकिन अभी कुछ 2 महीने 3 महीने पहले 10th में था वो। उसने कहा बुआ मुझे पढ़ा दो, तो मैंने कहा मैं पढ़ा देती हूँ। है ना? तो मुझे कहता बुआ पढ़ा दो। वो मेरे को चैप्टर 4 नहीं समझ में आ रहा है, कार्बोनेट्स कंपाउंड ऐसा कुछ चैप्टर है शायद। तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा देती हूँ, और चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ाते समय एक लाइन केवल लिखी थी उस किताब में। 10th आप CBSE या गुजराती बोर्ड की किताब को देख लीजिए, और मेरा ध्यान उस बात पे पहली बार गया, अभी 2 महीने पहले। क्या बात पे गया वो बताती हूँ। 2 तरीके के एलिमेंट्स हैं, अनसैचुरेटेड, थोड़ा सा ये टेक्निकल हो रहा है लेकिन देखिए शायद आपको कुछ पकड़ में आ जाए। सैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। उसमें केवल इतनी लाइन लिखी हुई थी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो ये पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम और कोल और इस तरह ये जो क्रूड ऑयल जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले ये चीज़ें होती हैं, अनस्टेबल होते हैं। और जो सैचुरेटेड हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन्स होते हैं। ठीक है, उसमें मुझे ये बात समझ में आई कि अस्तित्व में और उसमें लिखा हुआ था अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। और मुझे तब एकदम से स्ट्राइक हुआ कि अरे बाप रे बाप। और उसमें लिखा, उसके आगे वो बता रहे थे कि पॉलीथीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और दुनिया भर के स्ट्रक्चर मानव ने कैसे बनाए हैं। उसके आगे वही था, केवल एक इतनी सी लाइन लिखी हुई थी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट फाउंड ऑन द सरफेस। और तभी एकदम से मेरा ध्यान गया
कि इसका क्या मतलब है, दीज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट फॉर ह्यूमन बींग। उसके आगे पूरा कहानी लिखा हुआ है, हाउ दे आर वेरी हार्मफुल, वो भी उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या गड़बड़ होती है उसमें। और हमारी किताब में ना इसके प्रयोजन का कोई विस्तार नहीं है। हाँ हाँ, नॉन डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल है वो ह्यूमन के लिए अच्छा है, डिग्रेडेबल है जो मानव ने बनाया है, बिल्कुल सीमेंट, लोखंड, कांच, प्लास्टिक, वो हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये जो संगठन विघटन है, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा, इसको मैं थोड़ा इलाबोरेट कर देती हूँ इनफैक्ट। तो क्या पाता है कि संगठन विघटन क्या है, अस्तित्व सहज जो है ना, अस्तित्व सहज, अस्तित्व सहज विधि से जितना भी संगठन विघटन है वो अगली अवस्था के लिए पूरक है। पत्ता विघटित होकर के एलिमेंट्स में आ गया, ये विघटन डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल जिसको आप बोलते हैं, ये विघटित हुआ, खाद हुआ, इसने रिप्लेनिश किया, इसने पुनः उर्वरा बनाया धरती को। तो अस्तित्व सहज विधि से जब संगठन विघटन दिखाई पड़ रहा है, ये बढ़िया चीज़ है। और इसमें जो छेड़खानी है, देखिए आदमी क्या करता है, इस छेड़खानी को देखिए। आदमी जब छेड़खानी करता है और संगठन विघटन को करवाता है तो ऐसी चीज़ें बनती हैं, प्लास्टिक, टेफ्लॉन। प्लास्टिक और टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जानते हैं क्या होता है, वो जो नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक कुकर, नॉन स्टिक पैन। टेफ्लॉन एक ऐसा मटेरियल है जो टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब जहरीला। और अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी 2 ही दिन पहले, क्या नाम है डॉक्यूमेंट्री का, देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री, हम आपके साथ शेयर कर देंगे अगर आपको देखनी हो तो, 20-22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री। और टेफ्लॉन बॉडी में कैसे पीएफसीज रह जाते हैं। यस, अगर आपको और सुनना है जनक से सुनिए। और वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद तो मेरा माथा और ठनक गया कि क्या चल रहा है भाई। तो ये जो प्लास्टिक है, टेफ्लॉन है, ये ऐसे हमने संगठन करवाए हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, केमिस्ट्री लैब। ये केमिस्ट्री लैब में जो वस्तुएं बना रहे हैं ना, संगठित करवा के, इनका विघटन कैसे होगा ये अपने को पता नहीं है। ये अस्तित्व सहज संगठन विघटन, ये छेड़खानी करने को हम विज्ञान बोल रहे हैं। विघटन आपको बताती हूँ। और ये डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, देखते देखते मेरे को ध्यान में आया, हम लोग एक चीज़ पढ़ते थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, जो रिफाइनरीज में होता है। और मैं जनक को पूछ रही थी कि वो ऐसा हम एक बनाते थे चैम्बर, और इसमें से क्रूड ऑयल जाता है, उसमें एक अलग टेम्परेचर पे कोई वस्तु बनती है, कोई वस्तु बनती है, कोई वस्तु बनती है। आपको याद है 9th 10th 11th 12th में अगर आपने पढ़ा हो। और उसके बाद है ना, लास्ट में एक ग्रीसी प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम फिर जिससे वैसलीन बना लेते हैं उसका नाम है वैसलीन पेट्रोलियम जेली, जो हम ऐसे रगड़ लेते हैं सर्दियों में। तो जब मैंने वो नाम सुना ना, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, तो मैंने सोचा ये कैसे नामों का मिश्रण किया है, जेली और फिर पेट्रोलियम, है ना। पेट्रोलियम का तो तेल होता है ना। हम जब छोटे थे, जब पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे लगा ये क्या पढ़ा रहे हैं आखिरकार। क्रूड ऑयल उसी से है ना, वो एक पेट्रोलियम बन रहा है, उसी का बाई प्रोडक्ट है ये। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये हमने क्या किया, ये विघटन का उदाहरण दिया आपको। तो जब अस्तित्व में संगठित होकर वस्तु क्रूड ऑयल के फॉर्म में आई तो ताप संतुलन का कारण बनी। क्रूड ऑयल का धरती के गर्भ में होना ताप संतुलन का कारण है, उसका एक प्रयोजन है, उस संगठन का एक प्रयोजन है। और हमने क्या किया, उसको विघटित किया और विधिवत विघटित करके प्रदूषण मोल लिया। ये हमारी लैब्स काम कर रही हैं, ये है हमारी केमिस्ट्री, ठीक है। संगठन विघटन, इन चीज़ों के जब साक्षात्कार होते हैं ना, मतलब आदमी हिल जाता है कि हमने क्या किया है। तो 5:25 हो गए, भैया जी को जाना है। तो मुझे लगता है कि हम इसको यहाँ पर रोक सकते हैं, कल यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं भैया जी से थोड़ा
उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस उसको सुनते हैं। आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये आपसे शेयरिंग इसलिए करवा रहे हैं कि आप क्या समझे हैं, कभी कभी है ना, आप जो समझे हैं किसी और का उस पर ध्यान नहीं जाता है। आप बोलते हैं, आपकी शेयरिंग से तुरंत वो ध्यान जाता है, वो कहते हैं, लेकिन कभी आप समझे, कभी कुछ मैं समझी, हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है, तो आपकी शेयरिंग से वो किसी को लाभ हो सकता है। लीजिए भैया माइक लीजिए ना, सुनने वाले भी देखें। हाँ जी नमस्कार। अभी जो संगठन विघटन की जो बहन जी ने बात की कि हम लोग जिधर वो करते हैं डिस्टर्ब, उधर तकलीफ भी खड़ी होती है। और जो प्रकृति अपना खुद अपने जो काम कर रही है वो सब सही कर रही है। तो अपन अभी कितना विज्ञान किधर किधर क्या क्या बना के कितना परेशानियाँ खड़ी कर रही है, तो वो सब छेड़खानी है, वो अच्छी नहीं है। मतलब ये विषय भैया आपको कैसा लगा? ये तो ठीक है, जो कंटेंट है वो तो एक वस्तु है, ये विषय पूरा विद्या की जो बात हम कर रहे हैं वो कैसा आपको लग रहा है? इसको आगे अध्ययन करने जैसा है? आप क्या सोचते हैं कि आगे जुड़ पाएंगे? पहले मैंने किया है, जो बीच में छूट गया ना, तो अभी मैं सोचता हूँ कि आगे इसको कंप्लीट करूँ फ्यूचर में भी। तो जो गोष्ठियाँ वगैरह होंगी उसमें आप आना चाहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। गोविंद भाई को भी निकलना। ठीक है, तो इसको आगे करें क्या? आप लोग ही बताइए, इसको आगे करना है? नहीं, अपन ही है तो उसको थोड़ा कर लिया जाए, है ना? ठीक है, तो देखा तो जो पदार्थावस्था है उसका धर्म है अस्तित्व और उसका स्वभाव है संगठन विघटन। अस्तित्व सहज विधि से संगठन विघटन की क्रिया चल ही रही है। और वो जो चल रही है वो किस हिसाब से है? समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में। उसका होना ऐसा है, ये उसका होने का स्वरूप है, इसको बोलते हैं होने का स्वरूप, और इसको बोलते हैं रहने का स्वरूप, इसको बोलते हैं होना रहना। रहना, भागीदारी मतलब रहना। तो संगठन विघटन। इसके बाद प्राणावस्था को देखते हैं। तो प्राणावस्था जो है ना, सारक और मारक, सारक मारक स्वभाव के साथ। सारक मतलब या तो पोषण करने वाली और या तो मारने वाली, है ना, या मिटाने वाली। इस तरीके से भागीदारी को करती है। क्या मतलब इसका? जैसे पेट में कीड़ा हो जाए तो नीम काम आएगी, पेट के कीड़े मार देगी, मारक विधि है। और सारक मतलब पोषण विधि। तो पोषण के लिए आप गेहूं की रोटी खाएंगे, तो गेहूं का भी प्रयोग, गेहूं की भी आवश्यकता है और नीम की भी आवश्यकता है। तो गेहूं, नीम, गिलोय, जितने प्रकार की सब्जियां हैं, फल हैं, वो सभी अस्तित्व में अगली अवस्थाओं के लिए सारक मारक विधि से भागीदारी करती हैं। जैसे मैंने आज सुबह के सत्र में बताया था ना, कुत्ता है वो घास को खा के उल्टी कर देता है, इस तरीके से अपने स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। तो कुत्ता घास को पहचानता है, उसको पता है कि कब वो हमारे लिए सारक है। कुत्ता सामान्य रूप से घास नहीं खाता, तो घास कुत्ते के लिए औषधि है और गाय के लिए वही घास आहार है। तो कोई चीज़ किसी के लिए आहार, किसी के लिए औषधि। बकरी नीम आहार की तरह खाती है। आपने देखा है कभी बकरी को? नीम खाती जाती। हम सोचते हैं कैसे खा रही होगी, इसको कड़वा नहीं लग रहा होगा है ना? तो वही वस्तु किसी के लिए आहार, किसी के लिए औषधि। इस तरीके से सारक मारक स्वभाव के साथ अपनी भागीदारी को अस्तित्व में सुनिश्चित करती है।
जीवावस्था, जीवावस्था क्रूर अक्रूर विधि से भागीदारी को सुनिश्चित करती है। क्रूर का मतलब है मांसाहारी और अक्रूर का मतलब है शाकाहारी। क्रूर अक्रूर विधि से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। शाकाहारी, मांसाहारी। ये जो मांसाहारी हैं हमें लगता है कि ये हिंसा कर रहे हैं। एक्चुअली इसको आप देखेंगे ना, इस पूरे डिज़ाइन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत लगता है। जो हिरन पीछे छूट जाता है झुंड से, जो कमज़ोर हिरन होता है वो शिकार हो जाता है। तो इस तरीके से इनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के अर्थ में क्रूर और अक्रूर हैं। मुझे नहीं पता आपको ये पता है कि नहीं, मेरे पिताजी बोलते थे कि जो चिड़िया होती है ना वो अपने ऐसे अंडा जो थोड़ा कमज़ोर होता है ना, या बच्चा जो थोड़ा कमज़ोर होता है उसको खुद ही गिरा देती है धक्का मार के। आपको पता है? नहीं पता है? चिड़िया खुद ही अपने बच्चे को मार देती है, या दूसरे चूजे, हाँ, कुछ अलग कर देते हैं, गिरा देते हैं। ये हमारे पिताजी तो बोलते थे कि वो चिड़िया खुद ही उसको गिरा देती है, खुद ही गिरा देती है जो भी। तो इसमें हिंसा नहीं है, हम इसको हिंसा सोचें, ये नहीं है। ये किस अर्थ में है? स्वास्थ्य के अर्थ में है। जो सही है वो आगे बढ़े। ये कल भी मैंने बात बताई थी, अस्तित्व सहज विधि से भी 1/4 जो कंसीव होते हैं चिल्ड्रन है ना, वो अपने आप अबॉर्ट हो जाते हैं। तो हिंसा नहीं है, स्वास्थ्य के अर्थ में ये क्रियाकलाप चलते रहता है। ठीक है? ना, नहीं चलेगा। इंसान को स्वीकार है, इंसान में डिज़ाइन नहीं है। इंसान में कहाँ ये डिज़ाइन है? यही तो हम बता रहे हैं कि जीवावस्था और ज्ञानावस्था दो अलग अलग इकाइयाँ, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। आर वी एनिमल? ये आपको स्वीकार होता है? कोई आपको गाली के रूप में एक दो एनिमल के नाम बोल दे तो लड़ाई हो जाए। एनिमल होना स्वीकार होता है? सोच के देखिए। वी आर सोशल बट वी आर नॉट एनिमल्स। हम सामाजिक हैं, सामाजिक जानवर नहीं हैं। लेकिन आज सुबह का सत्र आप सुनेंगी ना, तो जीव चेतना में जीते हुए ऐसा ही जी रहे हैं, तो क्या करें? उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर आप किसी समस्या का अध्ययन कर रहे हैं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अस्तित्व सहज डिज़ाइन नहीं है। अस्तित्व सहज आदमी का जो डिज़ाइन है वो आज सेकंड सत्र में लिया था। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये आदमी का डिज़ाइन है। मानवीय स्वभाव एक वस्तु है, वस्तु मतलब एक रियलिटी है। ठीक है? तो इस तरीके की विधि से ये अस्तित्व में भागीदारी को करते हैं, और ये क्या है? स्थिर सत्य है। ये स्थिर सत्य है। लेकिन अब हम देखते हैं एक और चीज़ को, गुण को, और फिर देखते हैं रूप को। तो रूप में तो कुछ ज़्यादा है नहीं। रूप का मतलब होता है कोई भी चीज़ दिखती कैसी है ना? कोई भी वस्तु दिखती कैसी, उसको बोलते हैं उसका रूप। उसका आकार कैसा है, उसका आयतन और उसका घन, ये चारों में सेम टू सेम है। कैसी दिखती है, बस उतना ही देखने की चीज़ को रूप बोल दिया। और गुण भी सभी में समान है। क्या है? गुण भी सभी में एक ही जैसे है, सम, विषम और मध्यस्थ। सम, विषम और मध्यस्थ। सम मतलब सभी संगठित विघटित होते हैं, तो रचना और विरचना होती है। रचना और विरचना होती है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जब हम रूप को देखें और रचना विरचना को देखें, तो केवल यदि इतने को हमने देखा, तो यदि इतने को देखा तो हमको क्या दिखाई पड़ेगी कि अस्तित्व में क्या है? अस्थिरता है। ऐसा दिखता है। संसार माया लगता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन यदि सही और पूरा देखा, यदि सही और पूरा देखा, तो सही और पूरा देखने का मतलब क्या है? रूप को भी देखा, गुण को भी देखा, स्वभाव को भी देखा और धर्म को भी देखा, तो क्या दिखाई पड़ता है? तो दिखाई पड़ता है अस्तित्व स्थिर है। और जानते हैं क्या दिखाई पड़ता है? क्योंकि जैसे समाधान को हमने प्राप्त किया है,
अगला भी प्राप्त करेगा। जागृति निश्चित है, निश्चित है भाई। ये देख करके दिखाना, समझ करके समझाना सबसे आसान, सबसे ज़्यादा तृप्तिदायक काम ये दिखाई पड़ता है। ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का प्रतिपादन। अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है। आज के सत्र की एक आखिरी बात आपको और कर देती हूँ। सम और विषम, ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ। रुको, मिटाऊंगी नहीं। तो इसको गुण में हमने क्या देखा? सम विषम। और सम विषम का मतलब मैंने आपको बताया रचना विरचना, ठीक है। लेकिन इसमें एक और गुण है जिसको हम कह रहे हैं मध्यस्थ। इसके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं गया है और ये मध्यस्थ गुण है, ये स्थिरता की तरफ इशारा करने वाला गुण है। मध्यस्थ मतलब किसी भी वस्तु का बने रहना। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद कह रहा है प्रत्येक वस्तु में उसके बने रहने का गुण निहित है। रचना विरचना मात्र नहीं है, रचना विरचना और उसके बीच में बने रहने का गुण। उससे क्या आशय है? तो उससे यह आशय है कि जो पदार्थावस्था है वो क्या है? परिणामानुषंगीय। परिणामानुषंगीय। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिल करके पानी बनेगा और जब पानी बनेगा तो पानी की आवर्तनशीलता है। जब पानी बनेगा तो पानी का आचरण निश्चित है, ठीक है। दूसरा बीजानुषंगीय। बीजानुषंगीय से आशय क्या है कि बीज और बीज से वृक्ष, वृक्ष में फल, फल में पुनः बीज आएगा और इस तरीके से कई साल तक बीज आएंगे और उन बीजों से पुनः नए वृक्ष बनेंगे और फिर जाकर के वो विरचना होगा। क्या बढ़िया बात है ये, देखिए बीज मरता नहीं है। तो ये जो प्राणावस्था है ये जैसी पहले दिन से इस धरती पर आई थी, नीम जैसा पहले दिन से था वैसा ही नीम आज तक बना हुआ है। नीम मरा नहीं, ठीक है। पानी एक बार बन गया, बना ही हुआ है, बना ही हुआ है। उसके बाद जीवावस्था। जीवावस्था वंशानुषंगीय विधि से। तो एक गाय है, एक बैल है, गाय और बैल जो हैं वो आए और उसके बाद में कई सारी गाय संतानें उनके पास आईं। तो गाय और बैल जो 2 है ना, जब उनका शरीर रचना विरचना मतलब रचना हुआ और विरचना हुआ, लेकिन उसके बीच में कई सारी गाय संतानें आ गईं। तो गाय एज इट इज़ बनी हुई है। गाय जो अभी नई गाय आई है, जो बछड़ा है, उसकी माँ भी घास खाती थी, वो भी घास खाता है। गाय का जो स्वरूप अस्तित्व में था वो वंशानुषंगीय विधि से सदा सदा बना ही रहता है। उसका बना रहना सुनिश्चित है। और अंतिम बात आज की कि मानव का रहना किस तरीके से है? तो संस्कारानुषंगीय विधि से। कभी भी सही और पूरी समझ, सही और पूरी समझ जब आएगी वो मानव परंपरा में प्रवाहित होगी, प्रसारित होगी ही, वो बनी रहेगी। हमारे आज से 1000 पीढ़ी पहले हमारे पुरखे भी पानी पी के प्यास बुझाए हैं और हम भी पानी पी करके ही प्यास बुझाएंगे। बस इतनी सी बात है कि ये सही और पूरी समझ अभी तक शिक्षा की वस्तु नहीं बनी, तो इसको हम मिल करके बनाएंगे। मानव ने आज तक जो कुछ पाया उसको अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने के लिए जी जान लगाई है उसने उसमें अपने परिवार की सीमा को भी तोड़ा है। इस जिस स्थान पे जहाँ पर हम बैठे हैं, इसी के माध्यम से कितने लोगों तक ये बात पहुँची है।
जब जब उसको किसी भी वस्तु में सही सार मिलता है आदमी उसको प्रवाहित करता है। आदमी रोक के रखने वाली चीज़ नहीं है, नहीं रखता वो रोक के रख रहा है मतलब कुंठित है, या तो ऐसा कुछ ज्ञान है जो वो ज्ञान नहीं, मूलतः अज्ञान ही है। अज्ञान ही कुंठा का कारण है। कोई रोक ले ज्ञान को, ऐसा थोड़ी संभव है। ज्ञान तो जोड़ने वाली चीज़ है ना, कि तोड़ने वाली चीज़ है ज्ञान। यदि ऐसा कोई ज्ञान जो आपको खंडित कर दे, वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। बढ़िया। तो संस्कारानुषंगी इकाई है मानव। हमें और आपको जैसे जैसे ये बात पता चलेगी, हम इसको मल्टीप्लाई करने का कारण बनेंगे। यह अस्तित्व सहज है। बढ़िया। तो आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, कल मिलते हैं।